हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर का नाम भी अनएम्प्लॉयमेंट है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिस्ट्स मीन अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे डू नॉट गेट एनी वर्क। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, मगर उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पीगो, अ मैन इज अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट अ जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड ऑल्सो डिजायर्स टू बी एम्प्लॉयड। तो पीगो का ये मानना था कि एक इंसान को अनएम्प्लॉयड तब कहा जाएगा जब वो काम करना चाहता है, उसके पास काम नहीं है, काम करना चाहता है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहता है। तो सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाहते थे कि ही इज़ बोथ विदाउट अ जॉब, मतलब काम नहीं है या अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मगर वो काम करना चाहता है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम करना चाहता है मगर काम नहीं है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट in a country is a situation in which there are many persons willing to work at existing wage rate but are not getting work due to several reasons। कोई भी reasons हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको काम नहीं मिला। Thus, while calculating unemployment, only those persons are taken into account who A are able to work, जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, able to work मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, विलिंग भी है और काम कर भी सकते हैं। हु आर एबल टू वर्क आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, वही बंदों को इंक्लूड किया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट में जो काम करने के लिए एबल है और वो काम करना भी चाहते हैं। ठीक है, एबल एंड विलिंगनेस दोनों की दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब जो बंदा काम ही नहीं करना चाहता उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा, या फिर जो बंदा विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए, या फिर जो एबल ही नहीं है काम करने के लिए, हाथ पैर टूटे हुए हैं, काम ही नहीं कर पाता, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा। दोज हु आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग any work such as old, sick, children, students, etc. are not included among unemployed। तो इन लोगों को unemployed नहीं गिना जाएगा क्योंकि they are not able to work। समझ की बात। Likewise, those who do not want to work are also not included among the unemployed। जो काम ही नहीं करना चाहते, वो रेडीनेस नहीं है उनके अंदर काम करने के लिए। ठीक है, तो उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स हैं? तो सबसे पहला आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप, वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं नंबर वाइज सारे डिस्कस करूंगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से एक एक अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट आ सकता है। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सन्स डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरा का पूरा साल ड्यूरिंग द ईयर पूरा का पूरा साल ही नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, दीज पर्सन्स आर विलिंग टू वर्क, हैव नेसेसरी कैलिबर, स्किल्स, कैपेबिलिटी, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वर्क। तो सिंपल वर्ड्स में वो बंदे जो पूरे के पूरे साल ही अनएम्प्लॉयड रहे, बल्कि उन बंदों में स्किल्स भी है, कैलिबर भी है, कैपेबिलिटी भी है काम करने की, मगर उनको पूरा साल ही काम ना मिले, उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू इम्प्लीकेशंस। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली इट मीन्स द पर्सन्स get employment for a few months and remains unemployed for some months। मतलब कुछ महीनों के लिए उसे काम मिला और बाकी महीनों के लिए उन बंदों को काम नहीं मिला, उनको भी अंडर एम्प्लॉयड कहा जाएगा। सेकेंडली इट मीन्स पर्सन वर्क्स एट अ जॉब दैट इज बिलो हिज कैलिबर एंड क्वालिफिकेशन। तो दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा काम कर रहा है जो उसके कैलिबर से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल PhD वाले को PN लगा दो। समझ की बात। When a laborer remains unemployed for some months in a year or he or she is engaged for a shorter period than his capacity, it is called the state of underemployment। तो हम underemployment को दो situations में बता सकते हैं कि बंदे को पूरे साल में से कुछ months में काम मिल रहा है, वो भी underemployment है, और जो बंदा अपने कैलिबर से नीचे जॉब कर रहा है वो भी underemployment है। Besides it, if a person is working below his
एबिलिटी देन ऑल्सो ही इज़ कवर्ड इन अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी इंसान अपनी एबिलिटी से नीचे काम कर रहा है क्योंकि उसको ऊपर वाला काम या अपनी एबिलिटी के बराबर कोई काम नहीं मिल रहा, उसे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ गिवन जॉब देन रियली नीडेड। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे चाहिए उससे ज़्यादा लगाए हुए हैं। जैसे आप ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हो, 4 बंदे चाहिए तो 10-10 भर्ती किए हुए उन्होंने, समझने की बात। इफ़ some of them are withdrawn from that job, it will not lead to any fall in the total output. अगर कुछ बंदे उनमें में से निकाल लिए जाएं तो टोटल आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम है इंडिया में, तो जब भी जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है तो कोई कॉमन बिजनेस होता है जॉइंट फैमिली का, तो सारे के सारे उस बिजनेस में घुसे होते हैं। कई बंदे तो काम कर भी नहीं रहे होते फिर भी हिस्सा ले रहे होते हैं। तो अगर उनमें में से वो बंदे निकाल दिए जाएं जो काम नहीं कर रहे, फिर भी टोटल आउटपुट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज़ सेड दैट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सच लेबरर इज़ ज़ीरो। मतलब वो जो लेबरर्स हैं वो कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन में, या फिर आप कह सकते हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इन दैट केस, या इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर लुइस ने थ्योरी बनाई हुई है, लुइस थ्योरी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ऐसे करके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। नेक्स्ट आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड इज अनएम्प्लॉयड इन अनदर सीजन। मतलब एक सीजन में काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है, ऑफ सीजन में वेला बैठा बंदा। ठीक है, इन इंडिया इट इज़ वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखा जाता है सीजन होता है तो काम होता है, ऑफ सीजन में काम नहीं होता। हेयर फार्मर्स गेट वर्क इन क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन एंड इन अदर मंथ्स ऑफ द ईयर दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो जब क्रॉपिंग सीजन या हार्वेस्टिंग सीजन होता है तब फार्मर्स को जॉब मिली होती है और बाकी टाइम पे जॉब नहीं मिली होती, या फिर बाकी टाइम पे वो फ्री रहते हैं सॉरी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ फार्मर who sows a single crop in a year remains unemployed generally for 5 to 7 months। ये देखा गया है कि कोई भी फार्मर अगर एक ही सिंगल क्रॉप बीजता है, सिंगल क्रॉप कल्टीवेट करता है एक साल में, तो वो तकरीबन 5 से 7 महीनों के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सीजनल गुड्स इंडस्ट्री लाइक वुलन गारमेंट्स इंडस्ट्री, मैनी टेम्परेरी वर्कर्स आर हायर्ड इन सीजनल मंथ्स बट दे रिट्रेंच्ड, मतलब उनको निकाल दिया जाता है इन ऑफ सीजन मंथ्स। तो उनको जब सीजन होते हैं तब इंडस्ट्री में भी लाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। जब ऑफ सीजन आ जाता है, जैसे सर्दियों के कपड़ों का जो फैक्ट्री है उसमें, फिर उनको रिट्रेंच मतलब उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। सो दीज वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन सीजनल मंथ्स only and remains unemployed in off season months। तो जब भी सीज़न होता है उनको जॉब मिलता है, जब काम चल रहा होता है, और जब ऑफ सीज़न चल रहा होता है तो उनको काम नहीं मिलता, तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ टेम्परेरी नेचर। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये टेम्परेरी नेचर या शॉर्ट रन के लिए होती है। कैसे? इट अराइजेज ड्यू टू द मार्केट इम्परफेक्शंस। ये मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से आती है। कैसे? व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस to another and there they seek job, there may be unfulfilled vacancies at that place, but it takes some time to match the job seekers and अनफुलफिल्ड वैकेंसी। सिंपल वर्ड्स में, जब भी बंदा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है या एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहा होता है, तो जाना चाहता है या जा रहा होता है एक छोड़ के दूसरी जॉब, या फिर एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाना, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है जॉब को फाइंड आउट करने में। उस सिचुएशन को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड शॉर्ट होता है काफ़ी। ठीक है, इन दिस adjustment time frictional unemployment exists, that is it will take some time for the job seekers to get awareness about employment avenues at the new place, and in the same way it will take some time for the employers to get information about the availability of job seekers। तो जब एक बंदा एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वो 10 जगह पे अप्लाई करता है, तो जॉब सीकर्स जो हैं जब अप्लाई करेंगे इधर उधर, तो जो जॉब गिवर्स हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स या एंटरप्रेन्योर्स या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स, उनको भी पता लगेगा कि फ़लाँ बंदा ये काम करता है, उसको बुलाओ। तो विद इन द मीन टाइम जब उसने जगह छोड़ी या नौकरी छोड़ी या दूसरी नौकरी करने के लिए जाता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। टू सम एक्सटेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन
अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करोगे या एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ ही जाती है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और चेंजेस इन द डिमांड पैटर्न ऑफ गुड्स। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आती इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी या फिर जो लोगों का जो डिमांड का पैटर्न, डिमांड ही चेंज होगी लोगों की। इट इज़ पॉसिबल that the demand of new type of goods has increased or technological advancement has taken place and the labor force does not have the right skill to manufacture new type of goods or work with new technology. For example, टाइपराइटर की कंपनियां थी वो तो ख़त्म होगी, अब टाइपराइटर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और लैपटॉप या मोबाइल्स वगैरह इन पे शिफ्ट हो गए या कंप्यूटर्स हैं इन पे शिफ्ट हो गए। तो वो लेबर जो टाइपराइटर बनाती थी वो लैपटॉप तो नहीं ना बना सकती, वो कंप्यूटर तो नहीं ना बना सकती क्योंकि उनके पास उतनी स्किल्स ही नहीं है। हेंस द लेबर कैन नॉट इमीडिएटली मैच विथ चेंज्ड जॉब रिक्वायरमेंट्स, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। तो इस वजह से चेंज, डिमांड के चेंज होने की वजह से या टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से लेबर एकदम वो टेक्नोलॉजी में मैच नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एजुकेटेड पीपल डू नॉट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड, इट इज़ कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी कोई पढ़ा लिखा इंसान है और उसको अपने पढ़े लिखे होने की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही और वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसे हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में पढ़े लिखे इंसान को नौकरी ना मिलना उसको भी जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। विद द universalization of schools and college education in India, the number of educated persons has increased, but the job opportunities for educated people have not increased in the same proportion. जैसे जैसे स्कूल्स कॉलेजेस बढ़े हैं इंडिया में वैसे वैसे पढ़े लिखे लोग तो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, मगर उस हिसाब से जॉब्स तो नहीं क्रिएट हो रही। सो इट हैज़ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी ही है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन एवरी इकॉनमी ट्रेड साइकिल्स प्रिवेल, हर एक इकॉनमी में ट्रेड साइकिल प्रिवेल करते हैं। ट्रेड साइकिल क्या होता है? इकॉनमी का अप्स एंड डाउन्स होना। जब इकॉनमी टॉप पे चली जाती है तो उसे बूम कहते हैं, जब गिरनी शुरू हो जाती है तो उसे रिसेशन, जब लोएस्ट पहुंच जाती है उसे डिप्रेशन कहते हैं, और जब इकॉनमी फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसे रिकवरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 फेजेस हैं, दैट इज़ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये प्रिवेल करते हैं हर एक इकॉनमी में, चाहे वो डेवलप इकॉनमी है चाहे वो अंडर डेवलप इकॉनमी है। In the period of boom, there are more economic activities. Boom period में economic activities बहुत ज़्यादा होती हैं। More persons get job in the period of boom. Boom period में काफ़ी ज़्यादा लोगों को jobs मिल भी जाती हैं। While in the period of depression, there are lesser economic activities due to decrease in demand, curtailing production activities, closure of some industries, etc. etc. तो जब भी डिप्रेशन आता है तो jobs कम हो जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, डिमांड गिर जाती है, प्रोडक्शन गिर जाती है और कई कंपनियां बंद भी हो जाती हैं, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं। ऑल दिस रेंडर्स मैनी पर्सनस अनएम्प्लॉयड। तो इन सब वजह से डिप्रेशन या रिसेशन के टाइम में कई बंदे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दिस इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू सिक्लिकल मूवमेंट्स इज कॉल्ड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो ट्रेड साइकिल है या बिजनेस साइकिल है, इस वजह से अगर लोगों की जॉब छिन जाती है या उन्हें जॉब नहीं मिलती तो उसे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट रेफर्स to a type of unemployment that occurs when workers in a specific industry lose their jobs due to various factors. तो ये तब आता है जब जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाती है ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से? टेक्नोलॉजी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और ऑटोमेशन। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए या ऑटोमेशन आ जाए या नई नई मशीनें आ जाए जो उनको चलानी नहीं आती, ठीक है, या फिर ऐसी मशीन आ गई जो 4 लेबरर का काम कर देती है, तभी जॉब लॉस होगी उनकी। डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर कंपनी जो भी गुड्स या सर्विसेज बनाती है उसकी डिमांड ही कम होगी, डिमांड ही नहीं है, फिर भी जो है उनकी जॉब लॉस हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग, वही सेम काम जो है वो हम बाहर से करवा रहे हैं या फिर बाहर से वो चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं क्योंकि सस्ती पड़ रही है, तभी जॉब लॉस होगी। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और रिसेशन आ जाती है तो भी इंडस्ट्री की जो डिमांड, इंडस्ट्री जो गुड बना रहा है उसकी डिमांड गिर जाती है, उस वजह से भी जॉब लॉस हो सकती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकॉनमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इसको मिक्स करके स्ट्रक्चरल चेंजेस कहा गया है। इकॉनमी का ढांचा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल
एग्रीकल्चर इकॉनमी से इंडस्ट्रियल इकॉनमी आ रही है, तो एग्रीकल्चर में जॉब लॉसेस हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ्टन करेक्टराइज्ड बाय जॉब लॉसेज इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर में जॉब लॉसेज हो सकते हैं। वर्कर्स मे नॉट हैव द स्किल्स टू अडेप्ट टू न्यू इंडस्ट्रीज, या न्यू जॉब के लिए वर्कर्स के पास उतनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है। Unemployment rates may be higher in certain regions depending upon affected industry, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कुछ रीजन्स में हाई हो सकते हैं क्योंकि कुछ रीजन्स में जो इंडस्ट्री हैं वही इससे असरदार हुई हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट can have significant social and economic impacts including job displacement, skill obsolescence and कम्युनिटी डिसरप्शन। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसके काफ़ी सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। लोगों की नौकरी नहीं रहती, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ न्यू जॉब्स, और स्किल्स उतनी ज़्यादा नहीं रहती कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें या उससे अडेप्ट हो सकें, और कम्युनिटी पूरी की पूरी हिल जाती है। तो इस टाइप की जो मतलब रिसेशनरी सिचुएशंस हैं या इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट्स काफ़ी स्टेप्स लेती हैं। क्या क्या स्टेप्स लेती है वो आगे मैंने क्वेश्चंस अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या असर हैं ये डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के क्या असर रहते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इट्स बैड इफ़ेक्ट्स आर एज अंडर, इसके जो बुरे असर हैं या प्रभाव हैं, जो इसके असर हैं वो क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। सबसे पहले लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन स्किल्स का लॉस होता है, हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। टाइम ऑफ कंट्रीज लेबर फोर्स इज़ वेस्टेड फॉर वांट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब कई लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो नौकरी ढूंढने, ये करें वो करें, इतनी देर में तो वो देश के लिए कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर देते, ठीक है। इट्स कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज इज़ नॉट टेकन, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर वो नौकरी ढूंढने में ही टाइम लगा देगा तो उसका जो टाइम जो वेस्ट हो गया नौकरी के लिए, वो टाइम किसी और जगह काम करके वो खुद भी कमाता, देश के लिए भी काम करता। समझ की बात। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस हो जाता है, ठीक है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉवर्टी। इन अ स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ मैन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, तो उसके पास कोई काम तो है नहीं, उसके पास कोई काम ही नहीं है तो उसे पैसा कहाँ से मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट्स पॉवर्टी, और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो क्या होता है, पॉवर्टी जनरेट होती है। पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। दिस लोअर्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जब वो अपने मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को खर्च करते रहेंगे, सेविंग खत्म हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो पुअर हो जाएंगे और पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चले जाएंगे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स, इससे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बैड इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस, इससे जो फिजिकल हेल्थ, जब हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होगा, और मेंटल हेल्थ भी ख़राब होएगी। मे बी हम मतलब चोरी चकारी ना करनी शुरू कर दें। इट कॉजेज स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ इस्टीम, इससे स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता बंदा, या इससे जो सेल्फ इस्टीम, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो एकदम ज़ीरो हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ मैनी सोशल प्रॉब्लम्स सच एज डिसऑनेस्टी, इमोरलिटी, गैम्बलिंग, ब्राइबरी, थेफ्ट, रॉबरी एट्सेट्रा। तो अनएम्प्लॉयमेंट होएगी तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग ईमानदार नहीं रहते, बेईमानी करनी शुरू कर देते हैं, इमोरलिटी फैल जाती है, गैम्बलिंग जो है वो शुरू हो जाती है, या फिर जो ब्राइबरी है, रिश्वत दे के कहीं से नौकरी की एडजस्टमेंट करना, या चोरी या रॉबरी, डेकॉइटी, ये सारी किस वजह से? नौकरी नहीं है बंदे के पास, तभी तो है ना। अनएम्प्लॉयड पर्सनस engaged in wrong deeds to make their livelihood, तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। द सोसाइटी गोज आउट
ऑफ गियर, पूरी की पूरी सोसाइटी उल्ट पुल्ट काम करनी शुरू कर देगी जब अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी मास लेवल पे। समझ गए बात। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो गोज अप। तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी खर्चा करना पड़ जाएगा। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। इससे पॉलिटिकली अनस्टेबल लोग हो जाते हैं। कैसे? मतलब पूरी जो पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी तो फिर वोट फेवर में या अगेंस्ट कर सकता है ना। ऊपर से हर तीसरे दिन हड़तालें होगी, हर तीसरे दिन दंगे फसाद हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सनस आर इजीली एक्साइटेड और प्रोवोक्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। इनको आसानी से प्रोवोक किया जा सकता है। दे लूज फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड पीसफुल मीन्स। तो आपने देखा है जहाँ पे भी दंगे फसाद होते हैं वो सारे का सारा दंगे फसाद करने वाले अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं। समझ की बात। अगर उनके पास नौकरी होती तो वो नौकरी कर रहे होते, अपनी नौकरी छोड़ के आके कौन दंगे फसाद करता है। दे कंसिडर दैट सच गवर्नमेंट इज़ वर्थलेस एज फेल्स टू प्रोवाइड देम विद वर्क। वो ये सोचते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट का क्या अचार डालना है जो हमें काम ही नहीं दे पा रही। दे लॉन्च एजिटेशंस एंड मेक प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट सच गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। दे बिड इट्स चेंज। वो चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए। ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स डिफिकल्ट। तो जब भी जब भी इस टाइप का प्रोटेस्ट होता है या इस टाइप की डिस्टर्बेंस फैलती है उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स। लेबरर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब आप दिमाग से सोचना, एक तो जॉब्स है नहीं तो कई लोग सस्ते में काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो सस्ते में काम करने को तैयार हो जाएंगे तो लेबर की तो एक्सप्लॉयटेशन ही होगी ना। लेबरर्स आर एक्सप्लॉयटेड टू द मैक्सिमम इन अ स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेबरर्स की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस में। दोज लेबरर्स हु आर लकी टू गेट एम्प्लॉयड हैव टू वर्क अंडर एडवर्स कंडीशंस एट लो वेजेस। तो जिनको काम मिल जाता है वो लो रेट पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं एडवर्स कंडीशंस में। कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं होती काम करने के लिए, सूटेबल नहीं होती, फिर भी उनको क्योंकि रोटी चलानी है, फैमिली चलानी है, तो उनको लो रेट पे भी काम करना पड़ता है। ऑल दिस हैज़ बैड इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स। इन सब से जो लेबरर की एफिशिएंसी है उसको जो है नुकसान पहुंचता है और उसकी एफिशिएंसी कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर। सरकारी खजाने पे भी असर पड़ता है। इफ़ देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एज कंपनसेशन टू अनएम्प्लॉयड पर्सनस। तो सरकार को भी कंपनसेशन देनी पड़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है, जिससे सरकारी खजाने पे असर पड़ता है। इट एनहेंसेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर। इससे सरकारी खजाने पे असर पड़ता है क्योंकि सरकार को कई जो पॉलिसीज़ हैं या कई चीज़ें हैं वो लेके आनी पड़ती हैं। जैसे कई जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक महात्मा गांधी योजना, ये योजना, फलां योजना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू करने पड़ते हैं जो कि लोगों को हेल्प आउट करेंगे। उससे सरकारी खजाने में से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल जाता है। तो सरकारी खजाने पे भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स, और दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जब भी आपको कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आए तो आपने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखनी है जिसमें मीनिंग और डेफिनेशन लिखोगे अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद ये पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से शुरू किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉजेज़ में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी ही है ना। कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन हैज़ बीन अ ग्रेव प्रॉब्लम। लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इतनी तेज़ी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है यही मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है मगर जॉब्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट could not produce desirable या desired results because of increased population, increased pressure of population। तो सरकार जो इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स चला रही है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, उन सब प्रोग्राम्स का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन।
यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ऑटोमेटिक मशीनरी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, तो जहाँ पहले 4 बंदे नौकरी कर रहे थे उनकी जगह एक कंप्यूटर आ जाएगा या एक मशीन आ जाएगी। इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इवन इन सर्विस सेक्टर लाइक बैंक्स, insurance companies, post offices, etc., use of computers has made many employees surplus. तो इन सारे के सारे सर्विस सेक्टर में भी मॉडर्न मशीन या कंप्यूटर के आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट सरप्लस में चली गई है। मतलब कुछ बंदे फालतू में काम कर रहे हैं, उनका काम है ही नहीं। तो जब वो रिटायर होंगे या जब उनको निकाला जाएगा, उनकी जगह कोई नई जॉब क्रिएट नहीं होगी। सिमिलरली इन एग्रीकल्चर मैनी एक्टिविटीज़ लाइक सोइंग, हार्वेस्टिंग एट्सेट्रा आर डन थ्रू मशीन्स। ये सारा काम मशीन्स कर लेती हैं आजकल एग्रीकल्चर में। ऑटोमेशन रिड्यूसेस द डिमांड फॉर मैन पावर। तो जैसे जैसे ऑटोमेशन आएगी, मशीनरी का यूज़ बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड फॉर मैन पावर या डिमांड फॉर लेबर गिर जाएगी। इट एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है और बढ़ती जा रही है। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी लगातार डिक्लाइन हो रही हैं, जिनकी वजह से जॉब लॉसेज हो रहे हैं और काम ही नहीं है लोगों के पास। द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैज़ ऑल्सो harm the interest of the artisans and workers engaged in small scale industries। तो वो वर्कर्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे या जो आर्टिसंस हैं, छोटे मोटे कारीगर, उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगातार बंद होती जा रही हैं, क्योंकि उनको लॉसेज हो रहे हैं। अब क्यों लॉसेज हो रहे हैं, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी जो है पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, मीनिंग क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सरकार ने क्या क्या किया उनके लिए, समझिए बात। द गुड्स previously produced by these industries were now being produced by large scale industries। वो जो goods and services provide करती थी, अब वो large scale industries provide कर रही हैं। Consequently these artisans faced unemployment। तो अब इनका सामान कौन खरीदेगा जब उससे भी सस्ता सामान large scale industries प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचने लग जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर, आ सीजनल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एक सीजनल काम है, फुल ईयर चलता नहीं है, और अगर फुल ईयर नहीं चलेगा तो मतलब जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली बैकवर्ड बट ऑल्सो अ सीजनल इंडस्ट्री। एक तो एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, ऊपर से सीजनल है। नो डाउट एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द population depends on it for its livelihood, but because of its seasonal character it does not provide work to the farmers for the whole year। हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया में, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। फिर भी एग्रीकल्चर अभी भी सीजनल है, और एक सीज़न में काम प्रोवाइड करवाता है, दूसरे सीज़न में लोग वेले बैठे होते हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे होते हैं। डिस्पाइट the completion of 12th five-year plans, only 49% of the total cultivated land is under irrigation। हमारे देश जब से आज़ाद हुआ है, हमारे देश में 12th five-year plan 12 प्लान्स 5-year प्लान्स पूरे हो चुके हैं, फिर भी अभी भी हमारा पूरा देश में 49% एरिया ही है जो इरिगेशन के अंडर आता है। बाकी में बारिशों के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो बारिश नहीं हुई तो फसल खराब। ड्यू टू द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ग्रोज ओनली अ सिंगल क्रॉप इन अ ईयर। तो वो बारिशों के सीज़न में ही वो सोइंग सीज़न हो जाएगा उनके लिए, और बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूरे साल में एक ही क्रॉप उगा पाएंगे। फार्मर्स देयरफॉर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं कई दिन, जो पूरे साल में रहते हैं, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो कि एक जो सीज़न है उसमें तो जॉब मिल जाएगी, जब ऑफ सीज़न है तो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही क्रॉप उगाते हैं और बारिश के पानी पे डिपेंड करते हैं। तो जब बारिशों का सीज़न होगा तब क्रॉप उगा लेंगे, बाकी साल वेला बैठे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। After spending many years in schools and colleges, students do not gain much practical knowledge which can help them in running occupation। इतने साल स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, बस थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती रहती है। इन इंडिया the general education is given which lacks in terms of vocational training and डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग एंड जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स है वो एब्सेंट है। इसमें सिर्फ क्या कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रहे हैं, और जिसका जो वर्क कल्चर है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन द स्टूडेंट्स डोंट गेट
गुड जॉब्स, तो एजुकेशन ख़त्म करने के बाद उतनी अच्छी स्किलफुल जॉब्स नहीं मिल पाती. दे ओनली लुक फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, दे कैन नॉट गो इन फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अपना खुद का काम नहीं खोल पाते क्योंकि वो स्किल्स नहीं होती, वो एजुकेशन उस हिसाब से हुई नहीं हुई, एजुकेशन सिस्टम उस हिसाब से है नहीं कि इस तरीके का काम कर सके. तो जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती. नेक्स्ट है लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट. देयर हैज़ बीन नो क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी किसकी है, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, किसी सरकार ने नहीं बताया. आर प्लानर्स, हमारे जो प्लानर्स हैं, thought that unemployment problem will be automatically solved with the increasing level of economic development. तो जो हमारे प्लानर्स हैं या जो हमारे गवर्नमेंट्स में बैठे हैं, बी इट एनी गवर्नमेंट, वो ये सोचते हैं कि जैसे जैसे देश तरक्की करेगा वैसे वैसे जॉब्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगी. द प्लानर्स डिड नॉट गेट इन फॉर सीरियस मैन पावर प्लानिंग. उन्होंने कोई सीरियस मैन पावर प्लानिंग नहीं की कि इतनी % पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इतने % जॉब्स भी क्रिएट करनी पड़ेंगी. दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट एजुकेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इन तीनों चीज़ों में वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल जो प्लान या फिर कोई ऐसा प्लान जो जॉब्स को क्रिएट करे, या फिर जो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो अच्छे से नहीं बनाई हुई, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको जॉब मिल ही नहीं पा रही. समझ गए बात. तो आप ऐसे देखोगे तो बी इट एनी गवर्नमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो तो क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन इंडिया एंड वेट एवर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज देयर द सेम हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली इन्वेस्टेड. एक तो इंडिया अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और डेवलपिंग स्टेज में अभी भी इंडिया के पास कैपिटल या पैसा या पूंजी कम है, और जितनी भी है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही. द रेट ऑफ सेविंग इज़ लो विच मीन्स लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. जो रेट ऑफ सेविंग्स है वो काफ़ी लो है. इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफ़ी लो है. विद लेस कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्लो डाउन. तो जब कैपिटल फॉर्मेशन ही लो होगी, इन्वेस्टमेंट स्लो होंगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे ग्रो करेंगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगा. इट अकाउंट्स फॉर लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री. तो इन सब वजह से जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, सेविंग्स कम होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही कम हो जाएंगी, तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी. नेक्स्ट आ जाता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. वेरी इंपॉर्टेंट. जब देश की तरक्की का रेट ही स्लो है तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी. Ours is an underdeveloped economy and the rate of our economic growth is very slow. अब इस बात पे कई जो स्कॉलर्स हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इकॉनमी स्टिल अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इकॉनमी अभी डेवलपिंग इकॉनमी है. तो ये तो सबको पता है कि हमारी इकॉनमी अभी डेवलप्ड इकॉनमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स है. उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पता लगेगा कि हमारी इकॉनमी डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है. कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है. अगर आपको वो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. This slow rate of economic growth fails to provide employment opportunities to all employment seekers. तो मतलब जब हमारी देश की तरक्की का रेट, ग्रोथ रेट ही स्लो होगा तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी. जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी ही होनी है. नेक्स्ट आ जाता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर. वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन लेबर इज़ लार्जली इमोबाइल. एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट मारने में बड़ी प्रॉब्लम है. इंडियंस आर स्टे एट होम बाय नेचर. सिंपल वर्ड्स में वो घर रह के, घर के आसपास रह के काम करना चाहते हैं. दे आर रिलक्टेंट टू गो आउट ऑफ देयर नेटिव प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क. तो वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते. ज़्यादातर लोग, मतलब कई लोग तो जाते ही हैं, मगर ज़्यादातर लोग अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते. लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट, कस्टम्स, फैमिली, अफेक्शन एट्सेट्रा स्टैंड इन द वे ऑफ देयर मोबिलिटी. ये सारी चीज़ें कि लैंग्वेज अलग हो जाएगी, दूसरी स्टेट में जाएंगे तो रिलीजन का चक्कर है, या फिर क्लाइमेट का चक्कर है, या कस्टम्स एंड फैमिली अफेक्शंस का चक्कर है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी की तलाश में नहीं जाते. जाते हैं मगर बहुत कम लोग जाते हैं. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द इमोबिलिटी ऑफ लेबर. तो जो इमोबिलिटी है लेबर की, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट मारने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है. लेबरर्स डू नॉट वांट टू लीव देयर नेटिव प्लेसेस, दे डू नॉट मूव टू अदर प्लेस वेयर द वर्क इज़ अवेलेबल. तो जहाँ अवेलेबल है वहाँ उनको दूर पड़ता है, वो जाना नहीं चाहते. वो कहते हैं चलो थोड़ा बहुत ही मिल जाए, घर के आसपास ही रह जाए. ठीक है. तो इस टाइप की नेचर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी जो है कारण बनी हुई है. नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेरी एंड माइग्रेटरी
character of labor, very important. Large number of industrial units are located in and अराउंड द सिटीज़ एंड टाउन्स। तो आपको पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है सिटीज़ के आसपास या बिग टाउन्स के आसपास खुली हुई हैं। आफ्टर फिनिशिंग देयर जॉब और असाइनमेंट इन द सिटीज़ द विलेजर्स रश बैक टू देयर प्लेसेस इन रूरल एरियाज एंड स्पेंड लिबरली द मनी अर्नड इन अर्बन एरियाज़। तो जो भी उन्होंने शहरों में पैसा कमाया हुआ है वो जाके जब पैसा लेके जाते हैं और जो अपने नेटिव प्लेसेस में जाते हैं वहाँ पे वो मनी जो भी उन्होंने कमाया हुआ उसकी वो ज़मीन ले लेंगे या खर्च कर देंगे, घर बना लेंगे अपना। व्हेन दे रन आउट ऑफ फंड्स दे अगेन गो टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ एनी ऑड जॉब। तो जब उनके पैसे खत्म हो जाएंगे फिर वो वापस आ जाएंगे शहरों में अपनी नौकरी ढूंढने कोई ना कोई। एम्प्लॉयर्स डू नॉट लाइक सच माइग्रेटरी बर्ड्स एंड सो आर रिलक्टेंट टू ऑफर देम एनी जॉब। तो ऐसे लोगों को जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जॉब नहीं देना चाहते कि भाई लेबरर का कोई पता नहीं हर तीसरे दिन पिंड भाग जाता है अपने और विलेज में चला जाता है और फिर जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर आ जाता है। दे हैव नो फेथ इन सच टेम्परेरी एंड माइग्रेटरी लेबरर्स हु डू नॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर जॉब परमानेंटली। तो उनको ऐसे लोगों के ऊपर फेथ नहीं होता कि ये तो यार दिहाड़ीदार लेबर है, जैसे इसके पैसे इकट्ठे हुए इसने चले जाना है और जब पैसे खत्म होंगे फिर आ जाएगा। Thus, once again, these laborers join the ranks of unemployed. तो जब वो वापस आते हैं तो उनको इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती और कुछ टाइम तक उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स। कुछ लोगों का ये मानना है कि फ़ीमेल्स को जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है उनको भी जॉब्स मिलती जा रही हैं, वैसे वैसे जो मेल्स हैं उनके लिए जॉब्स कम होती जा रही हैं। ये भी एक रीज़न है, अजीब सा रीज़न है मगर क्या करें, बुक में लिखा हुआ तो करना ही पड़ता है। विद इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी एंड सोशल चेंज इन द सोसाइटी नाउ मोर फीमेल्स लुक फॉर जॉब्स। तो ज़्यादा फीमेल्स को जॉब्स मिल जाती हैं। इट हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स इन द इकॉनमी। तो ज़्यादा फीमेल्स आ जाएंगी, फीमेल्स भी अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें दायरे में आ जाएंगी, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट। पढ़े लिखे लोग बढ़ते जा रहे हैं। विद increase in overall literacy rate the number of job seekers in the economy has increased। तो जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगा, पढ़े लिखों की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी, अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बन जाएंगे वो। इट हैज़ इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकॉनमी। इसकी वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इकॉनमी में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जो पढ़ी लिखी जनता है उसकी परसेंटेज बढ़ रही है उस हिसाब से नौकरी की परसेंटेज नहीं बढ़ रही, नौकरियाँ नहीं जनरेट हो पा रही। नहीं समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार ने क्या क्या किया जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या पॉलिसीज़ एंड प्लान्स लॉन्च किए, वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्कस द गवर्नमेंट स्टेप्स। तो इस हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने नंबर का क्वेश्चन आए उतनी पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको SGSY भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जैसे कि नाम है ग्राम मतलब विलेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द रूरल पुअर। जो रूरल एरियाज़ में पुअर लोग हैं उनके लिए सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम शुरू किया कि वो अपना खुद का कोई काम छोटा मोटा खोलें। इट वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1999। इट रिप्लेस्ड द अर्लियर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। जो भी अर्लियर प्रोग्राम्स चल रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उनको हटा के ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया अप्रैल 1999 में। ठीक है, उसके बाद इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ में इनका मकसद था कि छोटी छोटी कंपनीज खुलें, उनके लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाते थे। इन SGSY सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग एंटरप्राइजेज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल रहे हो तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। SGSY कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, के वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं जो पुअर पीपल हैं और उसके अंडर काम करें। B, डेवलपिंग एक्टिविटी क्लस्टर और ग्रुप्स
हेयर एक्टिविटी क्लस्टर मीन्स डेवलपिंग अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन अ स्पेसिफिक एरिया। कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री खोल लें स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी और जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल रहेगा। सी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करें, ठीक है। डी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करें। ई, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड हेल्प इन मार्केटिंग। तो इन सारे कामों के लिए सरकार सब्सिडी देती थी। सिंपल वर्ड्स में लोन्स वगैरह देगी, या अगर कोई अपना काम खोल रहा है तो उसमें टैक्स माफ़ कर देगी या कोई सब्सिडी दे देगी। कई तरीके होते हैं सब्सिडी देने के, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो पहला है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या करेगी? SHGS इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है इनको। समटाइम्स सम पर्सन्स ऑफ एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, कुछ रूरल एरियाज़ में या किसी जगह पे लोग आपस में ऑर्गेनाइज करके एक अपने आप का एक ग्रुप बना लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप रेगुलरली सेव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट एंड पूल इट। तो सिंपल वर्ड्स में एक कमेटियाँ डाल लेते हैं आपस में कि थोड़ा थोड़ा पैसा सारे डालो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो बिकम एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम बैंक्स। तो वो जो ग्रुप्स बने होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी भी हो जाती है कि वो बैंक से भी कर्जा ले सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड क्रेडिट टू द मेंबर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या लो इंटरेस्ट रेट एंड प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जब वो आपस में अपना पैसा मिला लेते हैं तो जो भी नीडी पर्सन हैं उसको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दे देते हैं ताकि वो अपना कोई काम खोल सके। इन 2012-13 SGSY was reconstructed as, मतलब 2012-13 में इसका नाम चेंज हो गया और नाम क्या हो गया? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको NRLM भी कहा जाता है। दिस स्कीम इज नोन एज आजीविका। तो आज के टाइम पे इस स्कीम को आजीविका स्कीम कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्योंकि सरकारें चेंज होती रहती हैं, नाम भी चेंज होते रहते हैं। नाउ NRLM हैज़ बीन मर्ज्ड इन दीन दयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय जो भी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये नाम प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है मुझे, ठीक है, माफ़ करना इसलिए। तो ये योजना बन चुकी है आजकल, ठीक है। तो बच्चों को भी जब ये पेपर में अटैम्प्ट करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा योजनाएं या इतनी ज़्यादा स्कीम्स हो जाती हैं कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से जब मैं पेपर चेक करने जाता था यूनिवर्सिटी में तो मतलब डेट कोई और डाल दी और नाम जो है प्लान का कोई और हो गया। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इट एम्स एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय एनेबलिंग रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स टू हैव एक्सेस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इस योजना या जो प्रोग्राम है सरकार का, इसका भी यही था कि जो रूरल एरियाज़ में जो पुअर पीपल हैं वो छोटा छोटा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम खोलें, उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। दिस विल रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइवलीहुड, जिनकी वजह से जब वो कोई काम करेंगे तो उनको जॉब्स क्रिएट होंगी और उनकी लाइवलीहुड बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। ग्रामीण फिर से आ गया विलेजेस के लिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर 2001। तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। द मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से इस योजना के या प्लान के? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू सरप्लस लेबर, जो सरप्लस लेबर है विलेजेस वगैरह में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देना, फूड सिक्योरिटी देना उनको, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी सोशल एसेट्स एंड इकोनॉमिक एसेट्स। तो जो कम्युनिटी एसेट्स हैं विलेजेस में उनको बढ़ावा देना, सोशल एसेट्स एंड इकोनॉमिक एसेट्स को बढ़ावा देना। जो बंदे विले घूम रहे हैं या जॉब्स नहीं है उनसे सड़कें बनवा लेना, समझ की बात। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना। दिस योजना हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज एम्प्लॉयमेंट। तो 100 करोड़ लोगों को जो है उनको मैन डेज, मतलब इतने करोड़ दिहाड़ियाँ क्रिएट करनी, समझ की बात। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बियर द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन द रेशो ऑफ 87.5 रेशो 12.5। तो 87.5% खर्चा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 12.5% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। इन दिस योजना पार्ट ऑफ वेजेस आर पेड इन टर्म्स ऑफ फूड। तो कुछ वेजेस का जो पार्ट है वो फूड के टर्म्स में भी दिया जाएगा, ठीक है, खाना भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। विद अ व्यू टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल एफर्ट्स टू डेवलप माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सिंपल वर्ड्स में MSMEs जो हैं उनके लिए सरकार काफ़ी कुछ करेगी। इन मार्च 2016 एज मैनी एज 1109.89 लाख पर्सनस वर एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज़। तो इन इंडस्ट्रीज़ में डेट के हिसाब से डाटा लिख देना कि इतने इतने लोग एम्प्लॉयड थे। स्पेशल इंसेंटिव्स आर गिवन
टू दीज एंटरप्राइजेज फॉर देयर डेवलपमेंट। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा, क्योंकि एमएसएमईज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं, और उनको इनकरेज करने के लिए कि और ज़्यादा एमएसएमईज़ खुलें, उनको इनकरेज करने के लिए जो भी रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम स्टेप्स लेती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैज़ taken various steps to increase employment avenues in the organized sector। organized sector में भी jobs create करने के लिए सरकार काफ़ी steps लेती है। many people are getting employment in organized public and private sectors such as industries, mining, transport, construction activities etc। तो जो भी organized sector है, चाहे वो private sector है चाहे वो सरकारी sector है, उसमें भी तो jobs create होती हैं ना, उसमें भी तो लोग काम करते ही हैं। As on 31st March 2012, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 2 करोड़ एंड 96 लाख पर्सनस। तो इसमें आप लेटेस्ट डाटा ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें लेटेस्ट डाटा ऐड कर लोगे तो टीचर को और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसको NULM भी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ अर्बन पुअर एंड एम्प्लॉयड इज़ इंक्रीज्ड स्टेडिली। तो जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो भी लगातार, उनकी जो पुअर की क्वांटिटी है और अनएम्प्लॉयड की क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। सो टू रिड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, government launched National Urban Livelihood Mission in year 2013 and 14। NULM replaced स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो जो पहले योजना चल रही थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, उसको रिप्लेस करके NULM आ गई। NULM provided skill development training to about 4 million urban poor during 12th plan between 2012 to 17। तो इसके अंडर जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसके अंडर कई लोगों को जो है स्किल्स मिली ताकि वो काम कर सकें। NULM एम्स एट इंक्रीजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग पुअर पीपल। तो जो भी गरीब लोग हैं उनमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। इट विल हेल्प urban poor in getting gainful wage employment and financial help for self employment। तो सरकार ने उनको सब्सिडी भी दी और उनको थोड़ा स्किल डेवलपमेंट भी की ताकि वो कहीं और नौकरी भी कर सकें और खुद का काम भी खोल सकें। नाउ दिस स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना। तो इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर दिया हुआ है, दीन दयाल अंत्योदय योजना NULM के तौर पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स आती रहती हैं जाती रहती हैं, स्कीम्स जो हैं वो नाम चेंज होते रहते हैं, जो तकरीबन स्कीम्स हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मनरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है। गवर्नमेंट एनेक्टेड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005। तो 2005 में आया था, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू द पुअर पर्सनस लिविंग इन द रूरल एरियाज टू एटलीस्ट 1 adult member in every household। तो कम से कम एक जो जितने भी घर में बंदे हैं उनको कम से कम उनमें से एक बंदे को सरकार 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगी रूरल एरियाज में, ठीक है। दिस एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू होल नेशन। पहले रूरल एरिया से शुरू हुआ था, अब पूरे के पूरे नेशन पे इसको अप्लाई कर दिया गया है। द ऑनगोइंग SGSY एंड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैव बीन मर्ज इन मनरेगा। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे उनको भी मनरेगा में मर्ज कर दिया गया। ये भी सरकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर। सरकार ने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे काफ़ी स्ट्रेस दिया, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुई कुछ। फॉर क्रिएटिंग मोर जॉब, MORE लिखना था मैंने यहाँ पे, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, tourism and constructions are provided more support and facilities by the government। तो सरकार ने ऐसे सेक्टर्स को जोर दिया जहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा है ताकि जॉब्स क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, IT सेक्टर को डेवलप किया। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से जॉब्स काफ़ी क्रिएट हुई। इट हैज़ गिवन वेरियस इंसेंटिव्स टू इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग IT enabled services like computer related jobs, call centers, telecommunication etc। तो इनको encourage किया सरकार ने। BPO units, कॉल सेंटर्स वगैरह, BPO यूनिट्स हैव क्रिएटेड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड यूथ। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि कॉल सेंटर की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, मगर नौकरी ना होने से अच्छा कोई नौकरी तो है, ठीक है। तो सरकार ने इन चीज़ों को इनकरेज किया ताकि जॉब्स क्रिएट हो। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। Share of women in employment in organized sector, both public and private sectors, are just 20.4% in 2011-2012.
Government has taken special measures to promote employment opportunities for women like opening of working women hostels. सरकार ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए हैं ताकि वो काम कर सकें दूर दूर जाके भी. एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी है वुमेन को. मैटरनिटी लीव का ऑप्शन रखा है. ओपनिंग ऑफ क्रचेज एट वर्क प्लेसेज एट्सेट्रा, कि जो बच्चे हैं वो क्रचेज में रहेंगे और जो लेडीज़ हैं वो काम करती रहेंगी. इस टाइप की फैसिलिटीज़ दी हैं ताकि वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दिया जा सके. लेजिस्लेशंस हैव बीन फ्रेम्ड टू चेक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. तो ऐसे लॉज बने हुए हैं कि अगर वुमेन को कोई भी हरास करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा. इससे वुमेन की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं. वुमेन को काम करने के लिए और ज़्यादा हौसला मिलता है और वो काम करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़. गवर्नमेंट हैज़ गिवन कंसिडरेबल अटेंशन टू डेवलपिंग इरीगेशन फैसिलिटीज. सरकार ने काफ़ी अटेंशन दी है कि वो इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी बढ़ा सके ताकि जो एग्रीकल्चर है वो सीजनल काम ना रह जाए. इट हैज़ हेल्प्ड इन मल्टीपल क्रॉपिंग, दैट इज़ कल्टिवेटिंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अ ईयर, कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाते हैं तो फिर वेले नहीं बैठते. ठीक है. मल्टीपल क्रॉपिंग हैज़ हेल्प्ड इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब पूरे साल अगर काम करेंगे जो रूरल एरियाज़ में, पिंडों में जो लोग, विलेजेस में जो लोग रहते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म हो जाएगी. नाउ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर रिमेन एम्प्लॉयड फॉर द फुल ईयर. तो ये भी इंडिया में 49% एरिया में ही होता है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. सरकार को और अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ पूरे कंट्री में फैलाएं, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो ना हो. नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको SEZ कहते हैं. गवर्नमेंट पास्ड SEZ एक्ट इन 2005. सरकार ने जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में पास किया था. सो फॉर notifications have been issued to setting up of 376 special economic zones. Out of these 268 special economic zones are operational. तो नोटिस दे दिया गया कि 376 जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खुलेंगी, जिनमें में से 268 पे तो ऑलरेडी काम कर रही हैं. As on 30 September 2021, more than 25.6 lakh persons are getting employment in 268 operational special economic zones. तो करंट डाटा के हिसाब से आप लिख लेना कि कितने लोगों को जॉब मिल रही है, वो गूगल पे आपको मिल जाएगा. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन दीज जोन्स. ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ और ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी और ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी. नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर बीइंग मॉडर्नाइज्ड. तो जो भी सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकार ने खोला हुआ है उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा. अ नेशनल वेब पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड which provides all the data regarding availability of job seekers on one hand, that is supply side, and requirements of the workers by the industry, that is demand side on the other hand. तो सरकार एक ऐसा सब कुछ ऑनलाइन लेके आ जाएगी, इंटरनेट पे लेके आ जाएगी अपनी वेबसाइट को, और दिखाएगी कि भाई इतने इतने लोग जॉब सीकर्स हैं और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनको इस टाइप की जॉब्स चाहिए, ताकि डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो फिलअप कर सके. ठीक है. द जॉब सीकर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व ऑन दिस पोर्टल ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द नेशन एंड कैन अप्रोच एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द सेम. तो सर जो लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो वहाँ उस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और जो वो डाटा है वो सरकार जॉब सीकर्स का जो डाटा है वो जॉब जो गिवर्स हैं, जो मतलब जो डिमांड करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड होती है उनको प्रोवाइड करवाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो आपस में देख सकें कि उनको कौन कौन से बंदे चाहिए, वहाँ से चूज़ कर सकेंगे. इट हेल्प्स नॉट ओनली जॉब सीकर्स बट ऑल्सो दोज हु नीड वर्कर्स. तो दोनों की हेल्प हो जाएगी, उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको बंदे मिल जाएंगे. फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस टू यूथ, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस ब्यूरो आर फंक्शनिंग इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप कुछ खोला जाएगा ताकि लोगों को और बच्चों को गाइड किया जा सके कि भाई कहाँ कहाँ नौकरियाँ हैं, कौन कौन से सेक्टर में है, वगैरह वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है नेशनल पॉलिसी फॉर ऑन स्किल डेवलपमेंट. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गवर्नमेंट, मैंने यहाँ टी नहीं लिखा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट. सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन स्किल डेवलपमेंट शुरू की. ऑफ निकल गया मेरे मुंह से, ऑन था. इट एम्स टू इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स
ऑफ इंडिविजुअल्स टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। तो सरकार ने क्या किया, ये उनकी जो नॉलेज एंड स्किल्स हैं उनको एनहांस करने के लिए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी मतलब उनको जॉब्स मिल सकें, इसलिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए। इट विल प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इससे लोग खुद का काम तो करेंगे ही और मतलब कहीं और नौकरी करने के लिए भी उनके पास स्किल्स हो जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम दैट इज स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव to train, test and certify skills of workforce to increase their employability, productivity, efficiency and match their skills with the requirements of the industries। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू किया, जिससे वो एग्जिस्टिंग जो जॉब सीकर्स हैं उनको ट्रेन करेगी या टेस्ट करेगी, सर्टिफाई करेगी, उनको सर्टिफिकेट वगैरह देगी, ताकि वो मतलब नौकरियों के लिए तैयार हो जाएं और वो एफिशिएंट हो जाएं। ठीक है, इन दिस स्कीम the persons who have acquired skills through years of work but have no formal certification can get their skills tested and certified under the scheme। तो वो लोग जो काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं और उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, सरकार उनका टेस्ट लेगी कि उनको काम आता भी है और अगर उनको काम अच्छे से आता है उनको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। सो बाय गेटिंग फॉर्मल सर्टिफिकेशंस सच पर्सन्स who are at present working in unorganized sector at lower wages can get employment इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एट हायर वेजेस। तो वो लोग जिनके पास लो वेजेस में काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जब सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हाई वेजेस में भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम थी सरकार की, थी मतलब अभी भी है। फॉर इम्प्रूविंग बेसिक स्किल्स to undertake self-employment by setting up micro industries, government has set up rural self-employment training institute इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेशन। सरकार ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स को लॉन्च कर सके, खुद का कोई छोटा मोटा फैक्ट्री खोल सके, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ छोटे मोटे लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ताकि वो अपना छोटा मोटा कोई काम खोल सकें। दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू रूरल यूथ। जो रूरल एरियाज़ में यूथ रहते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग अप मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो मुद्रा बैंक या मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे, जिसके अंडर छोटे छोटे लोन्स दिए जाएंगे 5 से 10 लाख के, ताकि वो अपना छोटा मोटा काम खोल सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप मुद्रा बैंक इन on 8th April 2015 to meet credit needs of the micro enterprises and self-employment persons। तो सरकार ने मुद्रा लोन्स भी देने शुरू किए तो सरकारी बैंकों के थ्रू। It has been realized that the micro and small enterprises have more potential for employment generation in comparison to large scale industries। तो large scale industries के comparison में small scale industries की financial requirements होती हैं ताकि उनको पैसा दिया जा सके और वो काम करते रहें। मुद्रा बैंक will be responsible for developing, governing and refinancing मुद्रा finance institutes which lend to micro units engaged in manufacturing, trading and service providing activities। तो बेसिकली मुद्रा बैंक्स के अंडर क्या किया गया, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो जो भी छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटे लेवल पे माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं जो गुड्स बनाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको छोटे छोटे लोन्स दिए जाएंगे ताकि उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। अंडर मुद्रा योजना माइक्रो एंटरप्राइजेस in both rural and urban areas will be sanctioned loans up to rupees 10 lakh per unit। तो एक छोटी कंपनी को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को या स्मॉल यूनिट को 10 लाख तक का लोन सैंक्शन किया जा सकता है। इट विल फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी जब वो अपना छोटा मोटा काम खोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गरीब कल्याण रोजगार योजना। It was launched in June 2020 in 116 districts of 6 states to boost employment and livelihood opportunities for migrant workers। तो इसका भी थोड़ा डाटा याद कर लेना, कब आई थी, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुई, कितने स्टेट्स में लॉन्च हुई, और मेन मकसद था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना। तो जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतने पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसमें में से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा सजेशंस टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या
सलाह है क्या क्या करना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाए, ठीक है। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में से है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है सजेशंस टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये पॉइंट्स लिखने हैं। मीनिंग और डेफिनेशन का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है चेक ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो सरकार जो मर्जी करती रहे, अनएम्प्लॉयमेंट कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जॉब्स को क्रिएट करने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पॉपुलेशन की बढ़ने की स्पीड है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, दैट इज, इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो सरकार को पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए। चेक ऑन पॉपुलेशन विल रिड्यूस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर जो पॉपुलेशन कम होगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझ गए बात। सिंपल वर्ड्स में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं सरकार को उनको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फॉर दिस गवर्नमेंट शुड मेक क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। क्लियर कट होनी चाहिए कि कहाँ पे कब लॉन्च करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट होगा, कितने बंदों को जॉब्स मिलेंगी। द प्लानर्स शुड कोऑर्डिनेट एजुकेशन सिस्टम विद स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो सरकार को एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि हमारे लोगों को ये स्किल्स चाहिए, हमें ये वाली जॉब्स क्रिएट करनी है और इसके हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। टाइम बॉन्ड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी विल हेल्प टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो टाइम बॉन्ड मतलब सरकार बताए कि इतने सालों में हम, अगले 5 सालों में, अगले 3 सालों में ये काम कराएंगे और इसके लिए इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, और जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो बताएं भी कि कितने लोगों को जॉब्स मिली। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। आईटी सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन आर इकॉनमी। आईटी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे तेज़ बढ़ रहा है बल्कि देखा जाए तो। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दिस सेक्टर विल एमर्ज एज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। तो ये सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन जाएगा पूरे कंट्री में, ठीक है। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स, टेलीकम्युनिकेशन, कॉल सेंटर्स एट्सेट्रा, ये काम इसमें आ जाते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, जिसको ITESP कहा जाता है, लाइक BPOs जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या KPOs जिसको नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है एट्सेट्रा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल एमर्ज। तो अगर IT सेक्टर को डेवलप करते हैं तो ऐसी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है, ऐसे सेक्टर्स में भी जॉब्स बढ़ेंगी। आर गवर्नमेंट शुड फर्दर स्ट्रेंथन दिस सेक्टर टू सॉल्व एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो इस सेक्टर को फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लोन्स वगैरह देने की ज़रूरत है, सब्सिडीज़ वगैरह देने की ज़रूरत है ताकि ये सेक्टर में भी ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को एनकरेज करने के लिए सरकार सब्सिडीज़ वगैरह दे। फॉर सॉल्विंग रूरल unemployment problem, government should promote non-agricultural activities in the rural areas like infrastructural development, that is roads, irrigation projects, power generation, etc. सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे। Such activities will offer job avenues for rural population and will help to solve the seasonal unemployment। तो अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की सोचती है तो वो लोग जो फ्री बैठे हुए हैं ऑफ सीजन में या जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं उनसे फिर काम करवा के सड़कें बनवा ले और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर दे तो फ़ायदा हो गया ना, उनको भी नौकरी मिल गई और विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोर इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टर्स टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो FDI को एनकरेज करे सरकार ताकि बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आके यहाँ पे अपना जो है सेटअप करें सिस्टम। इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विल क्रिएट जॉब एवेन्यूज़। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे उससे जॉब्स क्रिएट होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट शुड टेक मोर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के बढ़ने से एक तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाएगी, ऊपर से लोगों को नौकरी भी मिलेगी। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स विल प्रमोट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द इकॉनमी। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी इकॉनमी में। एक्सपोर्ट सेक्टर
can also give direct employment to the persons engaged in foreign trade and indirect employment to persons engaged in production activities for making export products. तो एक्सपोर्ट सेक्टर के बढ़ने से वो लोग जो एक्सपोर्ट्स में काम करते हैं या एक्सपोर्ट सेक्टर से लिंक्ड है कहीं ना कहीं, उनको नौकरियां मिलेंगी। समझ की बात? तो कहने की बात है कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दो। चाइना इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल हेयर। इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स एक्सपोर्ट्स टू सॉल्व इट्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अपनी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दी और एक्सपोर्ट वाले गुड्स बनाने शुरू कर दिए। उससे उनको तो नौकरी मिल गई, मगर जहाँ वो अपना सामान बेच रहे हैं उन कंट्रीज़ में नौकरियाँ खत्म हो गई। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। छोटी छोटी कंपनीज़ को एनकरेज करना चाहिए। SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कैन बी सेटअप विद लेस कैपिटल, कम पैसे में खुल जाती हैं। सच इंडस्ट्रीज़ आर यूजुअली लेबर इंटेंसिव एंड दस क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादातर ये जो कंपनीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करती हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें तो होती ही नहीं इनके पास, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ गो अ लॉन्ग वे इन रिमूविंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उन पर चेक रखा जाता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म किया जाता है। इन देयर slack season, farmers can supplement their income by engaging themselves in cottage industries। तो जब भी जो फार्मिंग है या फिर रूरल एरियाज़ में स्लैक सीज़न आता है, ऑफ सीज़न आता है, तब वो छोटी मोटी कोई कंपनी खोल के सीजनल काम कर सकते हैं जिससे कि उनको जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया in the year 2018-19, 51.7% of the rural persons and 31.8% of the urban persons were self-employed। तो जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, इतने इतने परसेंट लोग रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम कर रहे थे। मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़्यादातर देखा जाए तो 51.7% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रहा है। बिसाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ट्रेड, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एट्सेट्रा। तो इन सेक्टर्स में भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कई लोग कर रहे हैं, खुद का काम खोल रहे हैं, खुद का कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, होटल खोल लिया, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर ली, ठेकेदार बन गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक लैंड, इरीगेशन, बेटर सीड्स, मैन्योर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, सरकार को उनको सब्सिडी देनी चाहिए या लोन्स वगैरह देने चाहिए ताकि वो छोटा मोटा अपना काम खोल सकें। मोर ओवर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज शुड बी गिवन फैसिलिटीज़ लाइक क्रेडिट, उनको लोन्स देना चाहिए जो शहरों में अपना काम खोलना चाहते हैं। मार्केटिंग करने के लिए उनको पैसा चाहिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए उनको पैसा चाहिए, तो सरकार सस्ते में लोन्स प्रोवाइड करे इन कामों के लिए। गवर्नमेंट शुड प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एनकरेज करे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम। या एजुकेशन सिस्टम में चेंज की जरूरत है। हमें चाहिए टेक्निकल नॉलेज, वो दे रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। समझ की बात? एजुकेशन सिस्टम नीड्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग। कंप्लीटली उसको चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन शुड प्रोवाइड वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग सो दैट पीपल कैन परस्यू देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था यहाँ पे, ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैन फिट फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि वो खुद का कोई काम खोल सकें या फिर जो भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए ताकि वो कहीं ना कहीं सेट हो सकें। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन centers and career guidance bureau should be strengthened and the same should be brought closer to employment agencies। तो सरकार को यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोलने चाहिए। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जॉब के सेल्स, जो एम्प्लॉयमेंट सेल्स वगैरह हैं वो खोलने चाहिए ताकि लोगों को या स्टूडेंट्स को समझाया जा सके कि इस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं और आपको इस टाइप की एजुकेशन करनी पड़ेगी ताकि आपको जॉब्स मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक। एज फार एज पॉसिबल लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी एम्प्लॉयड इन बिग इंडस्ट्रीज़। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि बिग इंडस्ट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराया जाए, भाई उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। समझ की बात? इंडस्ट्रीज़ विथ शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड शुड बी इस्टेब्लिश्ड। वो इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज किया जाएगा जो शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड है, मतलब जहाँ पे काम शुरू करना और ख़त्म करने के बीच में गैप कम हो। मोर स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फुटवेयर, कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। तो ऐसी जगह पे जोर दिया जाएगा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा जनरेट हो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो, जहाँ लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ इन पर्सनल सर्विसेज। तो सरकार को पर्सनल सर्विसेज में बढ़ावा देना चाहिए ताकि जितना ज़्यादा उनको एनकरेज करेगी सरकार, उतना ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड की स्कीम्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स बढ़ेंगी।
Increase in income of middle class households has led to increase in the demand for personal services like baby care, personal drivers, security, care of aged dependents, domestic workers, household governance and management, health अपकीप, ब्यूटी केयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब से मिडिल क्लास की इनकम बढ़ी है तब से ये सारी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा इनकरेज होके सामने आई हैं। तो इन सारी जो पर्सनल सर्विसेज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। इट कैन क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेस एजुकेटेड पीपल इन द इकॉनमी एंड प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू लेस स्किल्ड पॉपुलेशन। तो ये सारे काम जैसे घरों में आके लेडीज़ होती हैं काम करती हैं, मेड्स होती हैं काम करती हैं, और मतलब बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना, इस टाइप के जो छोटे मोटे काम हैं सरकार को एनकरेज करने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ शुड कम फॉरवर्ड to make well-organized agencies for linking demand and supply side of workers in this regard। तो इस रिगार्ड में जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप है सरकार को उसको पूरा करने के लिए कोई एजेंसीज वगैरह बनानी चाहिए ताकि ये सारे के सारे जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब्स मिल सकें और जिनको लोग चाहिए काम करवाने के लिए उनको भी लोग मिल सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज़ मनरेगा, जो 2005 में आया था। उसको डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 2006 एंड 7 दिस एक्ट स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो 2005 में आया था और 6 और 7 में इसने काम करना शुरू कर लिया। ओरिजिनली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। तो शुरुआत में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया अब। की फीचर्स ऑफ मनरेगा एक्ट 2005 आर एज फॉलोज। नंबर 1, at least one adult member of every household in rural areas living below poverty line has right to at least 100 days of guaranteed employment in each year। कम से कम एक अडल्ट मेंबर को जो मतलब रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, कम से कम एक अडल्ट इंडिविजुअल को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको कम से कम 100 दिन की जो जॉब की गारंटी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वेजेस इन दिस स्कीम आर पेड एट स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज रेट ऑफ द स्टेट। जो भी उस स्टेट में जो मिनिमम वेज रेट चल रही है वो मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ईयर 2021-2022 दिस वेज रेट वॉज ₹315 per day in Haryana, ₹269 per day in Punjab, 254 per day in हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा। तो जितनी भी उन स्टेट्स ने मिनिमम वेजेस डिक्लेयर की हुई हैं उतनी उनको पर डे मिलेंगी। द वेज डिसबर्समेंट अंडर मनरेगा इज थ्रू वर्कर्स अकाउंट विच आर टू बी ओपनड इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। जो भी उनके बैंक अकाउंट होंगे जो पोस्ट ऑफिस में अगर नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा दिए या बैंक्स में खुलवा दिए, वहाँ पे उनका डायरेक्ट पैसा आएगा। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है, employment is provided for generating productive assets in the rural areas like constructing roads, irrigation projects etc। उनसे वो बंदे जो फ्री हैं उनसे काम करवाया जाएगा और जो रूरल एरियाज़ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया जाएगा। कोई रोड्स बनवा दी, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनवा दिया, कोई कनाल टाइप बनवा दिया, ताकि उनको भी जॉब मिल जाए और मतलब रूरल एरिया का भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वर्क इज़ प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। जब भी डिमांड आएगी उन वर्कर्स की कि हम काम करना चाहते हैं तो विद इन 15 दिन उनको नौकरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इफ़ वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड 15 डेज टाइम देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज़ पेड इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस। अगर 15 दिन में उनको नौकरी प्रोवाइड नहीं करवाई गई तो उनको जो भी मिनिमम वेज रेट है उसका 1/3 उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ग्राम पंचायत विल मॉनिटर द वर्क अंडर दिस स्कीम इन इट्स विलेज। जो भी उस विलेज में काम चल रहा है उसको मॉनिटर कौन करेगी? ग्राम पंचायत। ठीक है। फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑल अकाउंट्स ऑफ दिस स्कीम आर मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी।
तो ये दिखाने के लिए कि भाई सारा ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, कि इतने इतने करोड़, इतने इतने लाख खर्च हुए हैं, वो दिखाने के लिए जो भी इनका डाटा होगा, अकाउंट्स होंगे, वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे, या फिर उनका जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल होगा कि सरकार ने कितना खर्चा कहाँ कहाँ खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 90% एक्सपेंसेस ऑफ दिस स्कीम आर बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% आर बोर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी ये स्कीम है मनरेगा की, उसमें से 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो 10% पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इन मनरेगा एटलीस्ट 33% ऑफ द टोटल बेनिफिशरीज हैव टू बी वुमेन। तो जितनी भी बेनिफिशरीज हैं, टोटल जितने बंदों को ये फैसिलिटीज़ मिली, उसमें से 33% वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्ट कहता है। नेक्स्ट, any number of persons from the family can participate in the scheme provided the total limit of 100 days per household does not exceed। मतलब अगर एक फैमिली में 4 अडल्ट मेंबर हैं तो चारों को नौकरी मिल सकती है, मगर चारों का टोटल करने के बाद भी 100 जो मैन डेज हैं, 100 डेज हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ की बात। अब इसको कंक्लूड करते हैं। ड्यूरिंग 2020-2021 employment of 389.3 crore person days covering 7.56 crore households were generated। तो डाटा दिया हो कि इतने इतने लोगों को नौकरी मिली, इतने इतने जो डेज है वो जॉब के क्रिएट हुए। ठीक है, फॉर टेकिंग फुल बेनिफिट्स ऑफ मनरेगा इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द राइट स्पिरिट। नो फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स शुड बी ड्रॉन बाय मेकिंग फेक एंट्रीज। अगर मनरेगा को अच्छे तरीके से चलाना है तो मतलब इसकी जो स्पिरिट है उसको मतलब ज़िंदा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई नौकरी मिली नहीं और फेक एंट्रीज कर करके नौकरियां दे दी। फॉर दिस मनरेगा अकाउंट्स शुड बी स्ट्रिक्टली ऑडिटेड। तो इसका ऑडिट होना चाहिए कि कितने पैसे किस किस को मिले, और जा जाके पूछना भी चाहिए कि तुम्हें मिले, कि तुमसे वापस तो नहीं ले लिए। मोर ओवर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स शुड बी अंडरटेकन इन मनरेगा। मनरेगा में क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ही हैंडल करने चाहिए। ये नहीं कि एक सड़क बनवा दी और एक धुलाई में फिर से वो सड़क ख़राब होगी, एक बार जो बारिश पड़ी और सड़क का ऐसी तैसी होगी और फिर अगले साल फिर से पैसे खा के सड़कें बनवाई। इस टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए। समझ की बात। तो ये था पूरा का पूरा मनरेगा क्या होता है और कैसे कैसे चलता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।